गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग सेट जो है 20 का डिस्कशन है, इसकी शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्या कह रहा है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उसका प्रमुख कारण क्या था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, ये एक्चुअली में क्वेश्चन है। देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, ये पहला पॉइंट तो याद रखिएगा कि वेलेजली के टाइम पे हुआ था, वेलेजली के टाइम पे। और इसमें दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है, टीपू सुल्तान जो है उसमें मृत्यु हुई थी टीपू की। टीपू सुल्तान जो है उसकी मृत्यु हो गई थी इसमें। और अंग्रेजों ने रंगपट्टनम जो राजधानी था मैसूर का, पर अधिकार कर लिया था। ठीक, ये पॉइंट जो है ये निष्कर्ष के रूप में है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का। अंतिम यही था, इसके बाद कोई आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं हुआ। ठीक, अभी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ क्यों? श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय में हो चुकी थी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। चतुर्थ इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों का ये आरोप था कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से मदद ले रहा है, फ्रांसीसी से टीपू सुल्तान जो है उसके संबंध हैं और वो सहायता ले रहे हैं। और अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच बात बनती नहीं थी, दोनों एक दूसरे के साथ संघर्ष में थे। ठीक है, कोई ऊपर कोई नीचे रहना चाह रहा था। इसीलिए अंग्रेज ने टीपू सुल्तान पर, दोनों के बीच ये लड़ाई चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण फ्रांसीसियों के साथ टीपू का संबंध ही सही आंसर कहलाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहां पर टीपू सुल्तान के बारे में तो तीन बातों को ध्यान में रखना है कि टीपू सुल्तान जो है, ये टीपू सुल्तान जो है इसने कौमुदी कैलेंडर की शुरुआत की थी। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था कहां? श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। इसके साथ साथ दूतावास की स्थापना की थी, अलग अलग देशों के साथ इसने संबंध बनाए थे, दूतावास की स्थापना की। नौसेना को शक्तिशाली किया था, नौसेना को गठित किया। इसमें मंगलौर जो था इसका एक प्रमुख बंदरगाह था जहां पे नौसेना का अड्डा हुआ करता था। ठीक है, नौसेना को गठित करने वाला था ये। तो इतने पॉइंट्स जो है टीपू सुल्तान के बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सब पॉइंट्स इससे रिलेटेड थे। फर्स्ट का करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास ए आता है, टीपू का फ्रांसीसियों से संबंध ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बना था। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर आते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? पहली बात तो यह कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पे काफी विवाद है कि किसको कहते हैं, लेकिन अगर आप बीडी सावरकर की बात को माने, बीडी सावरकर, तो उनके अनुसार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो भारत का था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये एक्चुअली में 1857 वाला था का विद्रोह। 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसी को कहा जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया और माना भी गया एक तरह से। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। उसका तात्कालिक कारण क्या था ये पूछा जा रहा है, तो इसे हम लोग तात्कालिक कारण क्या पढ़ते हैं? तात्कालिक जो कारण है ये पढ़ते हैं वो एनफील्ड जो राइफल था उसके बारे में पढ़ते हैं। राइफल जिसमें गाय तथा सूअर की चर्बी लगी हुई थी, ऐसा वहां पे कहा गया था। गाय और सूअर की चर्बी थी। अब यहाँ पे गाय का संबंध हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म के जो सिपाही हैं वो स्वीकार नहीं करेंगे इस चीज को, और सूअर ये मुस्लिम धर्म से, वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम धर्म इन दोनों के
प्रतिरोध स्वरूप ये जो है एनफील्ड राइफल को देखा गया था उस आंदोलन में। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल में इस प्रकार की चर्बी का उपयोग। ये तो क्वेश्चन का आंसर हो ही गया। थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम को ही आपस में लड़वाने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए जो है ये एनफील्ड राइफल का उपयोग किया, तो वो भी तात्कालिक कारण का ही हिस्सा होगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना दिया है। बी ऑप्शन को अगर देखा जाए तो ये एक्चुअली में दूसरे तरीके से बात वही कह रहा है। एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग, वही बात है कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों में उसने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। ऐसा डाउट हुआ सिपाहियों को, ऐसा डाउट हुआ कब, जब उनके पास ये न्यूज पहुंची कि गाय और सुअर की चर्बी इस राइफल में लगाई गई है। तो इस तरह से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के विद्रोह का मुख्य तात्कालिक कारण या तो ये और ये नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकल के आ गया, बी। सेकेंड आंसर जो है वहां पे निकल के आ गया बी। बी ठीक है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब आइए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसमें से कि जो विद्रोह था ये 29 मार्च को शुरुआत तो खैर बाद में हुई, 29 मार्च को इसका विधिवत हुआ 1857। कब, जब मंगल पांडे ने इस राइफल को चलाने से इनकार कर दिया और अपने अधिकारी की हत्या कर दी। कहां, बैरकपुर, बैरकपुर 34वीं रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट ठीक है इसमें। तो इस तरह से हमने देखा कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे की कहानी होती है। एक तो ये हो गया ठीक है। और अच्छा एक बात और, उस समय बैरकपुर का जो कमांडिंग ऑफिसर था, कमांडिंग ऑफिसर ये कौन था, तो कमांडिंग ऑफिसर हेडसे था, हेडसे ठीक है, हेडसे था, ये भी याद रखिएगा 29 मार्च। लेकिन अगर प्रारंभ देखें वैसे हम तो वो 10 मई को होता है मुख्य रूप से, और कहां से, मेरठ से, और 11 मई को दिल्ली से। और यही एक्चुअली में शुरुआत थी 11 मई दिल्ली, जब मेरठ से सिपाही पैदल दिल्ली तक आए और वहां पर उन्होंने शुरुआत की दिल्ली से ठीक है। यहां पर बहादुर शाह जफर और उसके साथ बख्त खां भी साथ में था ठीक है, जो उसका सेनापति था। यहां से शुरुआत हुई इसकी ठीक 1857 के विद्रोह की। 1857 के विद्रोह के बारे में एक पॉइंट और मैं बता दूं यहां पे, इसका जो सरकारी इतिहासकार था इस विद्रोह का, सरकारी इतिहासकार, सरकार की तरफ से इसके बातों को लिखने वाला सरकारी इतिहासकार वो S.N. सेन थे, S.N. सेन। और इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, जो बुक लिखी गई इस पर, उस पुस्तक का नाम था 1857। मात्र इतना ही नाम था क्या, उस पुस्तक का ठीक है, उस पुस्तक का नाम था 1857। और ये जो 1857 का विद्रोह था ये सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, बर्बरता का संघर्ष था। T.R. होम्स के द्वारा ये कहा गया। होम्स ने कहा कि ये सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था ठीक है, सभ्यता और बर्बरता का ये क्या था, संघर्ष था। तो करेक्ट जो आंसर हमारे पास सेकंड का निकल के आ रहा है बी। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का जो संदेश सिपाहियों के बीच हुआ वो इसका कारण था। क्या हुआ, ऑफिस से फोन नहीं आया जा रहा है, क्लास लेना कुमार। अच्छा ठीक है, क्लास के बाद मैं इन्फॉर्म कर दूंगा ठीक है, क्लास के बाद मैं इन्फॉर्म कर दूंगा बॉस, क्लास कर लेते हैं उसके बाद ठीक ना, ठीक मैं अभी एक कंप्लेंट पहुंचाता हूं कुछ सेकंड में, कुछ मिनट मतलब 1 घंटे क्लास के बाद ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम क्या था, ये अधिनियम 1919 में आया था, 1919 में।
इसको मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्षों के पश्चात, 10 वर्षों के पश्चात, कब 10 वर्षों के पश्चात, जब ये अधिनियम लागू हो जाएगा उसके 10 वर्षों के पश्चात, यानी लगभग 1919 1029 में वर्षों के पश्चात एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, उसी को आधार बनाकर 10 वर्ष से पहले ही 1927 में राज्य सचिव बर्केनहेड, उस समय था बर्केनहेड, ठीक है, के द्वारा, बर्केनहेड के द्वारा, राज्य सचिव बर्केनहेड के द्वारा साइमन आयोग का गठन किया गया। साइमन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, गठन हुआ। इस आयोग में, इसमें सभी सदस्य ब्रिटिश थे, अतः इसे श्वेत आयोग भी कहा गया, श्वेत आयोग कहा गया। और यही जब 1928 भारत पहुंचा तो व्यापक विरोध हुआ और विरोध का जो कारण था, सभी सदस्यों का ब्रिटिश या अंग्रेज होना था, सभी सदस्यों का अंग्रेज होना था। ये एक्चुअली में इसके विरोध का कारण था और भारत में इसका जबरदस्त विरोध हुआ था। इस आयोग की सिफारिश पर जिस उद्देश्य से आया था वो पूरा नहीं हुआ। भारत में कहीं कोई बातचीत नहीं हुई किसी दल से, किसी नेता से। इस आयोग की सिफारिश पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो करेक्ट जो आंसर आपके पास निकला कि भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण सभी सदस्य अंग्रेज थे, पहले बताया जा चुका है। करेक्ट आंसर 3 का निकला बी। 3 का करेक्ट जो आंसर है ये बी निकला, ठीक है, बी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4, किसने कहा मुस्लिम सुरक्षा मांग कर मूर्खता कर रहे हैं और हिंदू उसे अस्वीकार कर उससे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? ये एक्चुअली में कहा था अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम आजाद का स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है। मैं बार बार कहता हूं जो कथन वाले क्वेश्चन होते हैं इसको एक जगह कलेक्ट कर लिया जाए और कलेक्ट करके बार बार उसको पढ़ा जाए, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे कि ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था अबुल कलाम आजाद ने। इनकी एक पुस्तक भी आई थी, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये अबुल कलाम आजाद की पुस्तक थी, अबुल कलाम आजाद की पुस्तक थी। जवाहरलाल नेहरू की 2 बुक को याद रखेंगे, एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया और दूसरा द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ठीक है। एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया और द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये 2 जो है कि जवाहरलाल नेहरू जो है उनका ये पुस्तक है, उनकी ये पुस्तक है। ठीक है, 4 का करेक्ट आंसर आपके पास निकला बी, अबुल कलाम आजाद। आइए इसमें कुछ है ना एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द किस चीज से प्रभावित था? राष्ट्रीय शब्द जो है ये प्रभावित इस बात से लेकर था कि पूरे भारत में ब्रिटिश का शासन है और ये पार्टी उस ब्रिटिश शासन का विरोध कर रही है। ये पार्टी उस ब्रिटिश शासन का संपूर्ण विरोध करेगी। तो संपूर्ण विरोध कैसे करेगी? जब राष्ट्रीय पूरा इसमें शब्द जुड़ के आएगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर बी निकलेगा, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से ही जुड़ा था राष्ट्रीय शब्द। राष्ट्रीय शब्द का ही मीनिंग था। इसमें पहली बात और भी ध्यान रखनी है कि प्रारंभ में भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय यूनियन था। यूनियन था, ठीक है, कांग्रेस की जगह यूनियन था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सलाह पर यूनियन के स्थान पर कांग्रेस शब्द का प्रयोग हुआ। कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय है, ये राष्ट्रीयता का प्रतीक था। पूरे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से यह संबंधित था। पूरे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया। करेक्ट आंसर 5 का निकला बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये कौन थे? तो ये एक सेवानिवृत्त सिविल अधिकारी थे। ब्रिटिश सरकार में सिविल अधिकारी थे। अधिकारी प्रथम सचिव भी थे किसके? कांग्रेस के, जिसकी स्थापना की उसके प्रथम सचिव भी रहे। ये लगभग 9 वर्षों तक लगातार ये सचिव या महासचिव का पोस्ट इन्होंने संभाला, कभी अध्यक्ष नहीं बने, ठीक। एलन और 1885 की जो कांग्रेस हमारी है, 1885 की कांग्रेस इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन 72 प्रतिनिधि के साथ हुआ था। बाद में चल के प्रतिनिधि इसमें बढ़ते चले गए, प्रतिनिधि के साथ हुआ था और ये मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। ये 1888 का सम्मेलन था, ये 1887 का था। 1888 जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। 1925 में हुआ था ये, सरोजनी नायडू, कानपुर। तो इस तरह से करेक्ट आंसर 6 का आपके पास 6 का करेक्ट आंसर आपके पास निकल के आया ए जो है 6 का करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। अच्छा, एक बात और इसमें, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे और लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। 1940 से लेके 46 तक यही अध्यक्ष थे। 47 में फिर जेबी कृपलानी अध्यक्ष। अच्छा, इसमें क्वेश्चन एक और आएगा, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष तो वो आपका हो जाएगा जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय यही थे। 6 का करेक्ट आंसर ए। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7, असेंबली बम कांड
में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? असेंबली बम कांड जो है ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। 1929 को हुआ था। इसमें भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे। बटुकेश्वर दत्त दोनों लोग थे। उस समय क्या हो रहा था असेंबली में? असेंबली की बात अगर करें तो असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने उसमें बम फेंका था। हालांकि बम ये नुकसान वाला नहीं था, बम फेंका था। और इसके बाद इन पे तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त मिले हुए थे। इन लोगों ने बम फेंका था, बटुकेश्वर दत्त ने, असेंबली में। वो असेंबली जो थी ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल को लेकर थी। ये दोनों बिल पे चर्चा हो रही थी जिस समय असेंबली में बम फेंका गया। अब उसके बाद आगे देखिए, 9 अगस्त 1925 इस दिन काकोड़ी षड्यंत्र काकोड़ी घटना होती है। काकोड़ी घटना, लूटकांड जिसको कहते हैं। और इस काकोड़ी घटना में 4 व्यक्ति जो थे, ए बी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी तथा बटुकेश्वर दत्त, इन चारों लोगों को इस केस में, काकोड़ी केस में फांसी की सजा हुई थी। फांसी। और क्या कहा गया था इसको काकोड़ी षड्यंत्र केस कहा गया था। काकोड़ी षड्यंत्र केस के नाम से इसको जाना गया था। काकोड़ी षड्यंत्र केस इसको कहा गया था। इनको, इसमें चंद्रशेखर आजाद जो थे, चंद्रशेखर आजाद, ये एक्चुअली में यहां से निकल गए। उस समय वो भाग गए थे, इसमें से भाग गए थे। असेंबली वाले में ये था। बाद में चल के क्या हुआ था कि लाहौर षड्यंत्र केस चला था। लाहौर षड्यंत्र केस चला भगत सिंह पर केस, और भगत सिंह को लाहौर में ही फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह को फांसी हुई थी लाहौर में, लाहौर जेल में जो है इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक, लाहौर षड्यंत्र केस भगत सिंह को। हाँ, उनके साथ बटुकेश्वर दत्त थे, कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर हमारे पास सी आता है, बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, और जो यहाँ पे काकोड़ी घटना है इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और यहाँ करेक्ट कर लीजिए रोशन सिंह थे। ये राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इनको जो है क्या हुआ था, फांसी की सजा दी गई थी। फांसी की सजा काकोड़ी षड्यंत्र केस के तहत इनको दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद इसमें से क्या हुए थे, निकल के भाग गए थे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना हेडक्वार्टर बनाया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना हेडक्वार्टर बनाया 1882 में अड्यार में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। न्यूयॉर्क में ये एक इंटरनेशनल संस्था थी, ऑर्गेनाइजेशन थी। और कर्नल अलकाट तथा मैडम ब्लावत्स्की के नेतृत्व में ये स्थापना की गई थी। 1882 में मद्रास में इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बनाया गया। अड्यार कहाँ था, मद्रास में था, बनाया गया। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसकी जो कुछ थिंकिंग थी, वो थिंकिंग इस बात को लेकर थी, पुनर्जन्म जो हिंदू धर्म का एक फिलॉसफी है, और उसके साथ साथ कर्म यानी कार्य, कर्म और पुनर्जन्म में ये संस्था विश्वास करती थी। पहली बात ये,
इसके साथ साथ जातिवाद का जबरदस्त विरोध, जातिवाद का विरोध था, बाल विवाह का विरोध था, बाल विवाह आदि जो है इसका ये विरोध करती थी। विधवा विवाह को प्रोत्साहन देती थी, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, ये इसका काम था। विधवा विवाह यानी महिलाओं के लिए बहुत काम करती, विवाह को प्रोत्साहन, प्रोत्साहन। यहाँ पे क्या होता है कि भारत में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व जो है ये एनी बेसेंट के हाथ में आया, एनी बेसेंट के हाथ में आया और काफी प्रचार प्रसार किया एनी बेसेंट ने। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में लीडर कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी इसने 1898 में हिंदू सेंट्रल स्कूल की स्थापना की, इसी सब कामों के लिए, इसी सब काम के लिए, ठीक है। इसमें हिंदू धर्म वगैरह की जानकारी दी जाएगी। हिंदू सेंट्रल स्कूल की स्थापना की। बाद में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बदल दिया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय हो गया। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पूछेगा तो मदन मोहन मालवीय, और हिंदू सेंट्रल स्कूल की स्थापना पूछेगा, हिंदू सेंट्रल कॉलेज जो भी हो, तो वो एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की लीडर एनी बेसेंट ही भारत में थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। धूमकेतु को आप कॉमेट्स कहते हैं, कॉमेट्स, ठीक है, कहा जाता है इसको। एक्चुअली में क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये धूल, डस्ट, गैस, बर्फ, स्नो, हिमानी से मिला हुआ पिंड होता है, से मिला हुआ पिंड होता है, ठीक ना। एक चीज तो ये हो गया कॉमेट्स, और ये क्या हमारे सौर मंडल का हिस्सा है, हमारे सौर मंडल का ये हिस्सा है, सौर मंडल का हिस्सा है। और अगर सौर मंडल की बात की जाए तो इस सौर मंडल में सूर्य है, एक तारा का रूप में, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स हो गए, धूमकेतु हो गए, और मेट्योर्स, उल्का पिंड हो गए। ये सभी सौर मंडल के हिस्सा होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सौर मंडल के हिस्सा होते हैं। इसमें संपूर्ण सौर मंडल का 99.9% जो मास है, द्रव्यमान है, वो सूर्य में समाहित है। बाद बाकी बचे सूर्य में समाहित है, मतलब उसमें है, उसके अंदर, और बाद बाकी 0.1% में और जो है कुल मिला के ये सारी चीजें आती है। एक तो पॉइंट ये हो गया। कॉमेट्स जो होते हैं, कॉमेट्स ये मुख्य रूप से सूर्य से दूर होते हैं, सूर्य से दूर, अनियमित, इसेंट्रिक भी कहते हैं इंग्लिश में इसको, अनियमित ऑर्बिट, कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जब सोलर विंड चलता है, सोलर विंड, तो उस सोलर विंड के प्रभाव में वो सन की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से उनका जो हेड होता है, हेड वो हमेशा सन की तरफ होता है, हेड, और जो टेल होता है उनका, ये टेल जो है ये हमेशा सन से दूर होता है, ठीक है। तो सन से दूर होने की वजह बेसिकली यही होती है कि सन की तरफ उनका आना, और ये सोलर विंड की वजह से ऐसा होता है। सोलर विंड
यानी सौर तूफान जिसको कहते हैं या वायु पवन कहते हैं, उसके कारण से ये घटनाएं होती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, तो करेक्ट आंसर सी होगा, सोलर रेडिएशन और सोलर विंड के कारण से। ठीक ना, एक तो चीज ये हो गया। इसमें सबसे प्रमुख है एक हैली धूमकेतु। हैली धूमकेतु ये प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखता है, प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखलाई पड़ता है। ऐसे बहुत सारे हैं जो एक निश्चित समय के बाद दिखते हैं, अपीयर होते हैं। तो अगर ये 76 वर्ष के बाद दिखता है तो वर्तमान में ये हाल फिलहाल 1986 में देखा गया था, 1986 में देखा गया। तो अब अगर बात एक्स्ट्रा पूछे क्वेश्चन ऐसा कि हैली धूमकेतु अब कब देखा जाएगा, तो 1986 में आपको 76 जोड़ लेना है, वो 2065-66 जो भी है उसमें जो है ये मुख्य रूप से 62 में ये फिर आगे चल के देखा जा सकता है, देखने की संभावना इसकी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉइंट्स हैं। करेक्ट आंसर आपके पास 9 का निकल के आया सी। 2-3 याद रखिएगा। सौर मंडल का हमारा जो हिस्सा है वो सूर्य भी है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड सारे हैं, और संपूर्ण सौर मंडल का तो हो ही गया। ये सूर्य से दूर है और अनियमित कक्षा, ठीक है, इसेंट्रिक, कोई रेगुलर इसका ऑर्बिट नहीं होता, जैसे मर्जी वैसे ही घूम लेता है। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। कौन? कॉमेट्स। कॉमेट सूर्य के चारों ओर जैसे मर्जी वैसे घूम लेगा। 9 का करेक्ट आंसर आया सी। 9 का करेक्ट आंसर है सी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? एक फैक्ट है, याद करने वाली चीज है, बहुत कुछ है ना इसमें। विषुवतीय व्यास अगर इक्वेटर के पास, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ अगर इसका हम, अच्छा क्वेश्चन अगर पूछे कि अर्थ का शेप कैसा होता है, आकार, तो क्या आंसर आप देंगे? जियोइड होता है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? जियोइड। जियोइड। अभी के जो वर्तमान उपग्रह हैं जो पृथ्वी के चारों ओर घुमाए जाते हैं कृत्रिम तरीके से, उन उपग्रह की सहायता से पृथ्वी की आकृति का पता लगाया जाता है। और ये कौन से उपग्रह होते हैं जिससे पृथ्वी के शेप का पता चलता है? ऐसे उपग्रह को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। सैटेलाइट, हिंदी में इसको भू-स्थैतिकी उपग्रह कहते हैं। भू-स्थैतिकी उपग्रह, ये वो उपग्रह होते हैं जो 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करते हैं। एक चक्कर पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करते हैं, ठीक है, 24 घंटे में। और ये 36,000 किलोमीटर की 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई यानी हाइट पर रखे जाते हैं। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई कहां से? पृथ्वी से। पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये रखे जाएंगे। 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करेंगे। भू-स्थैतिकी उपग्रह इनको कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इंग्लिश में कहते हैं इसको। और एक चीज और यहां ध्यान रखना है, ये पृथ्वी के भूमध्य रेखीय कक्षा में घूमते हैं। भूमध्य रेखीय में घूमते हैं। ये अगर भूमध्य रेखा हो गया तो ऐसे करके घूमे, इस तरह से, ऐसे नहीं। तो इस प्रकार के जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं, इन सैटेलाइट की सहायता से पृथ्वी की आकृति का पता चला है। और वो आकृति क्या कहलाई है? जियोइड कहलाई है। जिसमें क्या कहा जाता है कि पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा भाग है वो काफी चौड़ा है, और जैसे जैसे हम पोल के पास पहुंचते हैं यहाँ पे ये घटता चला जाता है। तो सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर जो विषुवतीय व्यास पूछ रहा है वो 12,750 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। कई बुक में 756 मिल जाएगा आपको, कई बुक में 746 मिलेगा। औसत में सही दिया है ऑप्शन 750, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या निकला? बी। 10 का करेक्ट आंसर जो है वो बी निकला। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जी लोग, गुड मॉर्निंग। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। भूपृष्ठीय, पृथ्वी की बात करें तो 3 तो आप जानते हैं, 3। एक तो होता है क्रस्ट, ये कहा जाता है कि 0 से लेके 30 किलोमीटर या फिर उससे अंदर भी 0 से लेके 90 किलोमीटर तक इसके अंश पाए जाते हैं। 30 मुख्य रूप से ऊपर वाला हुआ, इसको क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। और इस क्रस्ट में
मुख्य रूप से सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है और सिलिकॉन और एल्यूमिनियम को मिला के ही बनता है सियाल। इसको सियाल कहा जाता है। तो सियाल एक्चुअली में किसमें आता है? भूपड़ पट्टी में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सियाल। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है और क्रस्ट का सबसे ऊपरी हिस्सा जो है, जो मिट्टी हमारी है, सबसे ऊपर ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये भूपड़ पट्टी की बात है। तो सबसे ऊपर एकदम, क्रस्ट तो बहुत हो गया ना, उसमें सबसे ऊपर का इलाका कम से कम 10-15 सेंटीमीटर का जो गहराई होगा उसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाएगा। ये तो क्रस्ट की बात हो गई। अब आते हैं इसके बाद दूसरा एक मेंटल होता है। मेंटल, ठीक, मेंटल की जो गहराई आप मानते हैं वो 90 से मान लीजिए लगभग 2900 किलोमीटर तक होती है, इतनी तक होती है। और मेंटल इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, और इसको सीमा कहते हैं, सीमा के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है कि क्रस्ट का निचला क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल, निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य मोहो या मोहरोबिक कहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि क्रस्ट का सबसे निचला हिस्सा और मेंटल का ऊपरी हिस्सा का डेंसिटी अलग अलग है। तो घनत्व जो अलग अलग है उसको बीच की लाइन से डिवाइड करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन, और उसको मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मोहो आ गया, क्रस्ट, मेंटल। और अगर हम कोर की बात करें, ठीक है, क्रोड जिसको हिंदी में कहते हैं, तो ये लगभग 2900 किलोमीटर से आगे चलता है और लगभग 6300 किलोमीटर तक जाता है, 6300 किलोमीटर तक। और कोर में जो है मुख्य रूप से निकेल तथा आयरन का मात्रा ज्यादा है, इसको हम नीफे कहते हैं। नीफे भी इसको कहा जाता है। और इसमें एक स्टार मार्क लगा के फिर लिख दूं मैं कि निचले मेंटल तथा ऊपरी कोर यानी सीधा मेंटल और कोर को अलग करने वाली गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। या अगर आपका अर्थ का स्ट्रक्चर ये आपके पास आ गया भूपड़ पट्टी, ये आ गया मेंटल और ये आ गया आपके पास कोर, इसके नीचे कोर। तो भूपड़ पट्टी ये हो गया, मेंटल ये हो गया, कोर ये हो गया। यहाँ की जो लाइन होगी ये मोहो कहलाएगी, और यहाँ की जो लाइन होगी ये कहलाएगी आपके पास गुटेनबर्ग कहलाएगी, ठीक। ये होता है, और ये कोर। इस तरह से करेक्ट आंसर 11 का क्या निकला? सियाल निकला, ठीक, सियाल निकला। करेक्ट आंसर सियाल। ओके, क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमसी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सारी नदियां हैं। गोदावरी लगभग 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, लंबाई के कारण दक्षिणी गंगा कहा जाता है। एक तो पॉइंट गोदावरी का इतना हो गया। दूसरा, कृष्णा की बात अगर करें तो लगभग ये 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर लंबाई है। ये जो है ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से ही निकलती है, महाराष्ट्र से। उत्तरकेश्वर ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। और कृष्णा और गोदावरी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कृष्णा गोदावरी
गोदावरी के द्वारा बनाए गए डेल्टा को भारत के चावल या धान का कटोरा कहा जाता है। कटोरा डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल का या धान का कटोरा कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। कावेरी जो है ये 805 किलोमीटर की नदी है। ये ब्रह्मागिरी, ऐसे लिख दूं इसको, मैसूर पठार के दक्षिण में ब्रह्मागिरी पर्वत से निकलती है। ये ब्रह्मागिरी पर्वत से इसकी उत्पत्ति होती है। ये दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है, पवित्र है, इसलिए इसको भी दक्षिण गंगा कहते हैं पवित्रता के दृष्टिकोण से। इसको लंबाई के हिसाब से कहते हैं, उसको पवित्रता के हिसाब से कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं। वर्ष भर इसमें जल रहता है, वर्ष भर जल इसमें प्रवाहित होते रहता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये सब तो बरसाती नदियां एक तरह से है, वर्ष भर इसमें जल प्रवाहित होते रहता है। और कावेरी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो कुल मिला के समझ में आ गया होगा कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा भी चावल का कटोरा है, केवल भारत शब्द लगा हुआ है और यहाँ पे दक्षिण भारत लगा हुआ है, कावेरी। यानी कृष्णा गोदावरी और कावेरी का डेल्टा जो है बहुत अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन भारत में करते हैं। तो 12 का करेक्ट आंसर निकल के आया सी, कावेरी। कावेरी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी, इसमें 12मासी यानी 12 महीने इसमें पानी मिलती है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 की ओर। मंगल ग्रह को डैश के रूप में भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को आप लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। लाल ग्रह के रूप में, लाल ग्रह इसलिए क्योंकि मंगल जो है इसमें आयरन ऑक्साइड काफी अधिक होता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये जो है लाल है, अधिकता के कारण ये लाल है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कारण ये लाल दिखता है इसमें। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, इस ग्रह पर मीथेन की प्रधानता है, मीथेन गैस काफी है यहाँ, मीथेन की प्रधानता है। ठीक, और मंगल के जो उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस, ये 2 उपग्रह हैं मंगल के उपग्रह 2 हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ये भी याद रखिएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह अगर कोई है तो वो मंगल का ही डिमोस है। ये सौर मंडल का ही सबसे छोटा उपग्रह है। जैसे पृथ्वी के उपग्रह की बात करें तो मात्र एक ही उपग्रह है पृथ्वी, और वो कौन है? चंद्रमा। मंगल के 2, फोबोस और डिमोस, 2 हो गए। मंगल की बात हो गई। सुबह तारा, शाम का तारा की अगर चर्चा कर लें तो ये कहलाता है वीनस, यानी शुक्र। इसको चमकता हुआ तारा भी कहते हैं, सबसे अधिक ब्राइटनेस होती है इसमें, चमकता हुआ तारा कहते हैं। शुक्र जो है ये सबसे गर्म ग्रह भी है, गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड है जो सौर विकिरण को अवशोषित करता है। सौर विकिरण को अधिक मात्रा में अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के कारण अवशोषित करता है, वहां गर्मी काफी ज्यादा होती है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इसको सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। 13 का करेक्ट आंसर सी निकला, 13 का करेक्ट आंसर है सी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14, कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कपास की काली मिट्टी को रेगुड़ कहा जाता है।
कपास की काली मिट्टी जो है इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं। लावा मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, ये सब कहते हैं इसको लावा मिट्टी। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से होता है। बेसाल्ट चट्टान से होता है। उसके आगे का पॉइंट यह है, बेसाल्ट चट्टान से तो इसका निर्माण हुआ। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी होती है इस मिट्टी में। कैल्शियम, चूना, आयरन, एल्यूमिनियम की प्रचुर मात्रा होती है इसमें, प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में इसी प्रकार की मिट्टी मिलती है, इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्षेत्र की बात अगर करें तो कुछ क्षेत्र राजस्थान का, महाराष्ट्र, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा आदि क्षेत्र जो हैं ये काली मिट्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, काली मिट्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 14 का क्या निकला? बी निकला। 14 का बी निकला, बी। और भारत के में सबसे अधिक लगभग 43% लगभग जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार होता है। ये जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की, एक को आप खादर कहेंगे, एक को कहेंगे बांगर। खादर जो मिट्टी होगी ये नवीन जलोढ़ कहलाएगी। ये दोमट मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चमकने वाली मिट्टी, और ये अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि बाढ़ का पानी बार बार यहाँ पे आता है और नई मिट्टी के लेयर को लेके आता है, अधिक उपजाऊ। बांगर जो है ये पुरानी जलोढ़ के नाम से जानी जाती है, पुरानी जलोढ़ के नाम से जानी जाती है, और यहाँ बाढ़ का पानी नहीं आता है, बाढ़ का पानी नहीं आता, ये कम उपजाऊ होता है, नहीं आता है, ये पुरानी मिट्टी होती है। तो करेक्ट आंसर 14 का आपके पास निकल के आया बी। 14 का करेक्ट आंसर निकल के आया आपके पास बी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कयाल निम्नलिखित में से क्या है? कयाल, देखिए कयाल जो है ये लैगून झील होते हैं। ये क्या होते हैं? लैगून झील जो हैं, लैगून झील अलग अलग जगहों पे आपको मिल जाएगा। जैसे चिल्का जो लैगून झील है ये भारत की सबसे बड़ी है, एशिया की भी सबसे बड़ी है, भारत की सबसे बड़ी हो गई, ये लैगून झील हो गई। इसका और उदाहरण अगर लेते हैं तो पुलिकट लीजिए। पुलिकट आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर, तमिलनाडु की सीमा पर जो है पुलिकट ये है। ये किसका उदाहरण? ये उसी का उदाहरण। वेम्बनाद जो है, वेम्बनाद झील केरल, ये किसका उदाहरण? ये लैगून झील का उदाहरण। तो ये सभी लैगून झीलें होती है। यहाँ पर लैगून झील को ही कयाल के नाम से जाना जाता है, और ये खास करके दक्षिण भारत में। तो केरल के तट पर पाए जाने वाले जो लैगून झील होते हैं इनको आप कयाल के नाम से जानते हैं, इनको कयाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसमें से एक बात और कि उच्च हिमालयी भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान क्या है? उच्च हिमालयी भाग अगर कहें हम और घास के मैदान की भाग हो तो ये मध्य हिमालय की चर्चा हो रही है। मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी जिसको कहते हैं, जिसको लघु हिमालय भी कहते हैं। तो यहाँ पर घास का मैदान जो होता है, यहाँ जो घास का मैदान है, घास का मैदान ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में इसको आप मर्ग कह सकते हैं, मर्ग। जैसे गुलमर्ग नाम सुना होगा, गुलमर्ग। उत्तराखंड की बात अगर करें तो उत्तराखंड में
पग्याल, पग्याल या बयाड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। पग्याल या बयाड़ के नाम से इसको जाना जाता है। ये बुग्याल होगा या पयाड़, बुग्याल या पयाड़, ये नाम याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इस पे एग्जाम में बनने की संभावना है। क्या कि जो हिमालय क्षेत्र में जो घास के मैदान हैं ये मुख्य रूप से मध्य हिमालय में है या हिमाचल श्रेणी जिसको कहते हैं, और इस घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड में बुग्याल या पयाड़ के नाम से इसको जाना जाता है। मध्य हिमालय जो है इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई वो लगभग 3700 से 4500 मीटर है, 3700 से 4500 मीटर होता है, और चौड़ाई जो इसकी है, चौड़ाई वो 80 से 100 किलोमीटर के आसपास होती है, 100 किलोमीटर के आसपास होती है। इसमें इसी में जो है पीर पंजाल, पीर पंजाल, हौलाधर, हौलाधर, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी, मसूरी, ये सब क्षेत्र इसी में आता है, इसी में आता है। करेक्ट आंसर 15 का क्या निकला? बी। 15 का करेक्ट जो आंसर है आपके पास आया बी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद ही दे सकते हैं। जो हमारा यूटी है, दादर और नागर हवेली, ये भारत में कहाँ स्थित है? दादर और नागर जो हवेली है ये भारत में कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर इसका निकल के आएगा गुजरात और महाराष्ट्र। बिल्कुल सही, गुजरात और महाराष्ट्र में ये स्थित है, गुजरात और महाराष्ट्र में ये स्थित है, बिल्कुल सही, गुजरात और महाराष्ट्र में ये स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई होती है, दूरी की इकाई यानी यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस कई होते हैं, जैसे मीटर भी तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस ही है, सेंटीमीटर भी यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, किलोमीटर भी यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। डिस्टेंस बड़ा होते जाता है, अलग अलग इसमें नॉट यूज करते हैं। तो यहाँ पे लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर ये भी यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये भी यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। और पार्सेक, पार्सेक ये भी यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, दूरी की इकाई। दूरी की इकाई इतनी है, लाइट ईयर, पार्सेक, ये सब बड़े बड़े डिस्टेंस के लिए होता है, कम से कम करोड़ों अरबों किलोमीटर के लिए। और किलोमीटर, सेंटीमीटर और मीटर का उपयोग नॉर्मल डिस्टेंस के लिए हम लोग अर्थ पे इसका उपयोग करते हैं। ये सब खगोल के द्वारा, एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट के द्वारा जो है, जो एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करते हैं उनके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछा है लाइट ईयर, तो लाइट ईयर का मतलब होता है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। हम क्या जानते हैं, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल है, ठीक, चाल है। एस बराबर फॉर्मूला, एस का मतलब दूरी यानी दूरी, बराबर फॉर्मूला होता है v × t, v की जगह पर c यानी वेलोसिटी, तो कितना 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ इंटू टाइम। टाइम का मतलब यहाँ पे 1 ईयर। अब 1 ईयर को आप किस में बदलेंगे? 1 ईयर को आपको सेकंड में बदलना होगा, 1 ईयर इन सेकंड, जितना भी सेकंड हो जाए, ठीक है। ये पहले महीने होंगे 12 महीने, ठीक है, प्रत्येक महीने 30 दिन, 31 दिन करके, और फिर उसके बाद प्रत्येक 24 घंटे, घंटे को फिर 3600 से करेंगे तो सेकंड, इतना सब मल्टीप्लाई करने के बाद जो दूरी आएगी वही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाएगी। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, इतने स्पीड से दूरी जो तय की जाएगी वही आपकी बन जाएगी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। डिस्टेंस मूव्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 18, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? लोहे की सुई को पानी की सतह पर तैराया जा सकता है अगर बर्तन में रखा हुआ जो पानी है, इस पानी की सबसे ऊपरी सतह अगर
टाइट हो। टाइट शब्द का मतलब है इसमें टेंशन फोर्स विकसित हो गई हो। टेंशन फोर्स को तनाव बल कहते हैं, तनाव बल कहते हैं। और ये टेंशन फोर्स जो तनाव बल जो विकसित होगी, तनाव बल का विकसित होना ही द्रव में सरफेस टेंशन कहलाता है। सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव के नाम से इसको जानते हैं, पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो कुल मिला के अगर ये सतह नीचे वाले की तुलना में थोड़ी टेंशन वाली होगी, मतलब टेंशन फोर्स रहेगा, तना हुआ होगा, ये टाइट होगा, तो इस पर एक पतली सुई जो कि नॉर्मली पानी में डालने के बाद डूबने वाली होती है, उसको तैराया जा सकता है। ये फिजिक्स का प्रिंसिपल कहता है। तो यहां पर पूछ रहा है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर जो तैरती रह गई, ये एक्चुअली में पृष्ठ तनाव के कारण सरफेस टेंशन की वजह से तैरती रह गई। ये पॉइंट याद रखना है, सरफेस टेंशन की वजह से जो है तैरती रह गई। सरफेस टेंशन की वजह से और भी काम होते हैं, जैसे वर्षा की बूंदें जो होती है, वर्षा की बूंदों का गोल होना ये सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। ये सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। सरफेस टेंशन किस कारण से होता है? सरफेस टेंशन का कारण पानी के मॉलिक्यूल्स अणुओं के मध्य लगने वाला क्या कोहेसिव फोर्स होता है। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कोहेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। थोड़ा मुश्किल जैसा शब्द है, ससंजक बल कहते हैं। तो सरफेस टेंशन का जो कारण है वो एक्चुअली में पानी के कण के बीच लगने वाला कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स के कारण से ही सरफेस टेंशन होती है। ठीक है, सरफेस टेंशन जो पृष्ठ तनाव का कारण वर्षा की बूंदों का गोल होना, इसकी वजह से हो गया। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जो डिटर्जेंट है, जिसको सर्फ आप कहते हैं, डिटर्जेंट का पानी में कार्य करना, ये भी सरफेस टेंशन के कारण से होता है। सरफेस टेंशन की थ्योरी जो है इसमें लागू होती है, डिटर्जेंट का पानी में कार्य करना। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर 18 का निकल के क्या आया? बी आया। करेक्ट आंसर 18 का निकल के आया बी, पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। अभिनेत्र लेंस क्या होता है? व्हाट टाइप ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट बाय द, अच्छा, आई लेंस। ठीक है, हमारी आंखों में जो लेंस है वो एक्चुअली में कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स यानी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग हमारी आंख करता है। नेचुरली हमें कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, तो उसको अभिनेत्र लेंस कहा जा रहा है, आई लेंस को। द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? आप ये जानते होंगे कि आंख के द्वारा, के लेंस के द्वारा जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। ठीक है, उल्टा और वास्तविक होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, लेकिन ब्रेन की वजह से हम उसको सही रूप में देख पाते हैं। जो हम यूज करते हैं लेंस, वो कन्वेक्स लेंस होता है, ये तो पता है। आंख के बारे में कुछ और बात, कॉर्निया जो आंख की सबसे आगे का भाग होता है, कॉर्निया, ये रक्तहीन भाग होता है, रक्तहीन। इसके कटने पर भी इसमें से ब्लड नहीं निकलेगा, रक्तहीन। दूसरा, आंख का ये दान देने वाला भाग होता है, दान देने वाला भाग। यानी आप सुनते हैं कि एक व्यक्ति अपना आंख डोनेट किया, तो आंख डोनेट करने का मतलब वो केवल कॉर्निया देता है, आंख का एक हिस्सा। याद रखना इस बात को। तो डोनेटेड पार्ट ये हो गया और रक्तहीन भाग हो गया। एक यहां पे आता है कॉर्निया के बाद दूसरा एक होता है प्यूपिल। प्रकाश का आंख में जाना ये प्यूपिल के माध्यम से होता है। आंख में जाना जो है ये प्यूपिल के माध्यम से होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और प्यूपिल के आकार का नियंत्रण
आकार का नियंत्रण कौन करता है? तो आकार का नियंत्रण करता है, नियंत्रण आयरिज करता है, आयरिज करता है, आयरिज, आयरिज के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। जो हमारे उत्तल लेंस हैं, कन्वेक्स लेंस आंखों में, किसके बने होते हैं? ये टिश्यू के बने होते हैं। टिश्यू का मतलब क्या? उत्तक, उत्तक का बना होता है, टिश्यू का बना होता है। जो कृत्रिम लेंस चश्मे वगैरह में लगाए जाते हैं वो किसके बने होते हैं? जो कृत्रिम लेंस, वो तो टिश्यू का नहीं होगा, उसमें कोई कोशिका नहीं होगी। कृत्रिम लेंस जो है विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक का बनता है। जैसे एक मैं लिख रहा हूं, इसको याद रखना है, एक्रिलिक प्लास्टिक, एक्रिलिक, उसके बाद क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इस प्रकार के प्लास्टिक से बनता है क्या? लेंस। कौन सा लेंस? कृत्रिम लेंस बनाया जाता है, कृत्रिम लेंस जो है ये बनाया जाता है। करेक्ट आंसर 19 का क्या निकला? सी निकला। 19 का करेक्ट आंसर निकला आपके पास सी, 19 का करेक्ट आंसर सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए, न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो समान होनी चाहिए किसी भी दो एटम में, तो वो कहलाएगा सम न्यूट्रॉनिक। अब बात को समझिए, अगर x एक एलिमेंट है, x एक एलिमेंट है, ठीक है, तो इसमें से यहां पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं इसको, परमाणु संख्या, नीचे की तरफ परमाणु संख्या, यहां पे A होता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, और इसमें से ये जो परमाणु संख्या है ये हो जाता है बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और यही बराबर हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो इसका होता है कि A में से Z को माइनस कर दीजिए, A में से Z माइनस कीजिए तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। अब आइए क्वेश्चन पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैंने Z को नीचे लिखा है, Z को ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो यहां समझ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, A को नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे? माइनस करके देख लेंगे किस में कितना आ रहा है। देखिए 12 में से 6 या तो 6, और 14 में से 7 या 7, ये भी 6 ही आना चाहिए क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, तो ये ग्रुप नहीं हुआ, ऐसे कट गया। 12 में से 6 गया 6, 14 में से 7 गया 7, ये भी फिर कट गया, ठीक है। 14 में से 6 गया तो 8, 15 में से 7 गया तो 8, 16 में से 8 गया तो 8, इसमें तीनों बराबर आ गए, ये तीनों न्यूट्रॉन की संख्या हमने निकाली है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 20 का करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। 20 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या आएगा? सी। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि परमाणु जो होता है, परमाणु यानी एटम, एटम वो चार्जलेस होता है, चार्जलेस, उस पर कोई आवेश नहीं होता। पहली बात ये परमाणु की बात हो गई। और परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, परमाणु के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, नाभिक जिसको कहते हैं, जो यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। 20 का करेक्ट आंसर सी, 20 का करेक्ट आंसर निकला सी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, 21 की तरफ। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि वाटर इज अ सॉल्वेंट ऑफ आयनिक सॉल्ट बिकॉज, क्योंकि उसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर होता है, ठीक है, डायपोल मोमेंट ग्रेटर होता है। डायपोल मोमेंट के ग्रेटर होने के कारण से ये क्या करता है? आयोनिक, आयोनिक का मतलब होता है जिसपे चार्ज हो, तो जो भी कंपाउंड आयोनिक होते हैं उन पर इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो चार्ज रहते हैं, ठीक है। इस आयोनिक जो है ये चार्ज इसको आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, आकर्षित करता है, और इसी के कारण से आकर्षित करता है, और ये कारण होता है कि पानी जो होता है वो जो आपके पास आयोनिक सॉल्ट होते हैं उसको बड़ी आसानी से अपने में क्या करता है? घोल लेता है। तो करेक्ट जो आंसर निकला वो निकल के आया इसमें, उसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर है, डायपोल मोमेंट ग्रेटर होने के कारण से आयोनिक चार्ज को
वो अपने में से अट्रैक्ट करती है और अट्रैक्ट करने के बाद उसको घुला लेती है। बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सड़कों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्नेक। इसको सर्पेंटोलॉजी या सर्पेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। सांप के बारे में स्टडी सर्पेटोलॉजी कहलाता है। हर्पेटोलॉजी क्या है? स्टडी करना है किसका? एम्फीबियन, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स यानी उभयचर या सरीसृप, सरीसृप। रेप्टाइल्स या एम्फीबियन के बारे में गहन अध्ययन करना यह कहलाता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी यही होता है, ठीक है। और ऑर्निथोलॉजी जो है ये कहलाता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स, पक्षी के बारे में आप अगर स्टडी करते हैं, एक ब्रांच साइंस का अगर हो, तो वो ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हाँ श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, बहुत दिन के बाद आप दिखे हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है? ठीक है, एंड्रोजन। तो ये जो है ये लेडिक सेल होती है। लेडिक सेल जो एक्चुअली में हार्मोन जो ये एंड्रोजन है इसको सेक्रेट करती है। एंड्रोजन जो है ये मेल सेक्स हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेवार होता है, उत्पन्न करने के लिए जिम्मेवार होता है। साथ ही साथ सेकेंडरी, सेकेंडरी यानी द्वितीयक जो सेक्सुअल कैरेक्टर है, जैसे शरीर या चेहरे, फेस पर बाल का आना, बाल आना, आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना, इन सब चीजों को कंट्रोल करने का काम, ठीक है, इससे संबंधित होता है ये एंड्रोजन। एंड्रोजन तो मुख्य रूप से ये मेल से संबंधित है और इसमें प्रोड्यूस करने वाला कौन? लेडिक की कोशिकाएं जो होती है, लेडिक सेल, वो इसको प्रोड्यूस करती है। तो करेक्ट आंसर 23 का निकल के आया बी। 23 का करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास निकल के आया बी। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है, ये पूछ रहा है। इबोला वायरस चेचक, इबोला वायरस चेचक, ये गलत है। चेचक जो है स्मॉल पॉक्स, ये वेरियोला वायरस से होता है। वेरियोला, वेरियोला वायरस जो है उससे ये बीमारी होती है स्मॉल पॉक्स की। इबोला वायरस से इबोला नाम की ही बीमारी होती है, इबोला। और ये मुख्य रूप से अफ्रीकी महादेश में काफी अधिक फैलता है, अफ्रीकी महादेश में फैलता है और ये काफी नुकसान करता है, ठीक है, इबोला। तो पहला वाला पॉइंट ही गलत था। करेक्ट आंसर ए निकल के आया, ए ही सही है। हालांकि दूसरा तीसरा भी पढ़ लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि बायोस्टेटिकल आइडेंटिफिकेशन या बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, जीव सांख्यिकी पहचान, फिंगर प्रिंटिंग और आईरिस स्कैन। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हम लोगों का आधार बनता है तो उस आधार में दो चीजें हमारी पहचान की ली जाती है, एक आईरिस का स्कैन होता है और एक फिंगर का प्रिंट होता है। वही बात ये कह रहा था, ठीक है, तो ये सही है। और क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? क्लोनिंग का मतलब होता है एक समान जीव की उत्पत्ति, अनुवांशिक प्रतिकृति यानी जेनेटिक रेप्लिकेशन। जो पहले से एक जीन था उसी को फिर ट्रू कॉपी लाया गया उसका डुप्लीकेट फॉर्म में, लेकिन बिल्कुल जस का तस। तो ये कहलाता है जेनेटिक रेप्लिकेशन और ये क्लोनिंग। तो क्लोनिंग में यही अनुवांशिक प्रतिकृति आएगी, ये बात भी सही है। तो गलत निकल के आया कौन सा? ए। ए जो है यहाँ पे गलत था, ठीक है। ये जो है वेरियोला वायरस याद रखना है, उससे स्मॉल पॉक्स होता है। और इबोला अपने आप में एक वायरस है, इबोला वायरस, और इससे इबोला बीमारी ही होती है, कोई नई बीमारी इससे नहीं होती है। 24 का करेक्ट आंसर आया ए। 24 का जो है करेक्ट आंसर निकल के आया ए। ए। आइए क्वेश्चन नंबर
भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को लॉन्च किसने किया? भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट जो है, इसको देखो लॉन्च किसने किया तो मुश्किल है इसमें से कौन किसका था, ये किसने ज्यादा इसमें इन्वेस्ट किया था, तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का ये जो है मुख्य ये प्रोडक्ट था। तो करेक्ट आंसर 33 का सी, 33 का करेक्ट आंसर निकल के आएगा सी। ठीक है, 33 का करेक्ट आंसर जो है हमारे पास सी आएगा। इजरायल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया? आयरन शील्ड। आयरन शील्ड, वहां पे एक आयरन डोम भी था, आयरन डोम जो उसका एक डिफेंस सिस्टम था। ठीक है, अभी का नाम उसने आयरन शील्ड दिया है। ये आयरन डोम, आयरन शील्ड, ये सब डिफेंस सिस्टम ही है। जब कोई आक्रमण करे तो क्या होगा? भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? ये नाम था इसका अलकंबर। अलकंबर अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि कई सारे अटैक किए गए थे। ठीक है, ये इजरायल और फिलिस्तीन की लड़ाई की वजह से, तो भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प जो चला था ये अलकंबर। ठीक है, अलकंबर, और इसके तहत जो है पाकिस्तानी नागरिक और ईरानी जहाज को बचाया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 36, वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? 21,083 करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन कई बार पहले भी आ चुका है। 21,083 करोड़ रुपए जो है ये 23-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात रहा, यानी भारत अब इंपोर्ट से एक्सपोर्ट की तरफ चल पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 के अनुसार कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या वर्तमान में 1441.7 मिलियन से बढ़कर दुगनी हो जाएगी? तो करेक्ट आंसर है 77 वर्ष। लगभग कैलकुलेशन ये कहता है, करेक्ट कुछ नहीं है, कि 77 वर्षों के बाद जो है भारत की अभी की जो जनसंख्या है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, 37 के बाद 38, H5N1 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये एक वायरस है, बात सही है। सामान्यतः यह मानव और पशु पक्षियों को संक्रमित करता है, ये भी बात सही है। मुख्य रूप से पशु पक्षी को इससे वाणिज्यिक कुक्कुट पालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ, ये भी सही है। कि करेक्ट आंसर 1 से अधिक है। ठीक है, 1 से अधिक है। मुख्य रूप से H5N1 जो है जानवरों को ही करता है, लेकिन मानव में भी है, ऐसी बात नहीं है कि मानव प्रोटेक्टेड है इससे। और ये एक वायरस है, ये एक विषाणु है। विषाणु वायरस जो होते हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग कब होते हैं? जब ये क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल के फॉर्म में जब ये होते हैं तो नॉन लिविंग होते हैं। तो इसे इनको किसी पैरासाइट्स पे रख दिया जाए, किसी जीवित जीव पे रख दिया जाए तो ये फिर जिंदा हो जाते हैं। ये भी एक अजीब चीज है। 38 का करेक्ट आंसर है ए। 39, वर्ष 24 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार एक्चुअली में किसे दिया गया था? करेक्ट आंसर है 39 डॉक्टर प्रदीप महाजन को वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया। प्रदीप महाजन को 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया। यहां ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य को 2024 का कृषि पुरस्कार भी दिया गया है। कृषि पुरस्कार भी मिला है महाराष्ट्र को 2024 का। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर निकला 39 का डी। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 24 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126 में? एक तो रैंक 126वां है और इसका जो स्कोर है वो 4.1 है। 4.1 स्कोर के साथ ये कितने स्थान पे है? 126वें स्थान पर है। तो करेक्ट आंसर 40 का क्या है? सी। 40 का करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास क्या है? सी है। ठीक, आइए उसके बाद 3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट का होता है, जरा इसको भी देख लें पीआरटी वालों के लिए। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? इकोसिस्टम। जब आप इकोसिस्टम की बात करते हैं, इकोसिस्टम की, तो ध्यान रखना है इसमें आपका इन्वायरमेंट भी आता है। इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण नभ हो गया, उसके साथ साथ थल यानी जमीन की बात हो गई, लैंड की, उसके साथ साथ आ गया समुद्र की बात, जल, ये सब, और प्लस में आ गए मानव नहीं कह सकते हैं, जीव जंतु। इन सब को मिला के ये सारा जो एक ओपन सिस्टम है, खुला हुआ सिस्टम है, ठीक है,
दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बंद कोई नहीं है एक दूसरे में, ठीक। ओपन सिस्टम है, एक दूसरे के साथ सब इंटरेक्ट करते हैं। जीव जंतु समुद्र के साथ, जीव जंतु यहाँ जल लिख दें, जल के साथ, जीव जंतु थल के साथ, जीव जंतु वायुमंडल के साथ, ठीक। उसी प्रकार से इन्वायरमेंट का इसके साथ भी, इन्वायरमेंट का थल के साथ भी, तो सबका एक दूसरे के साथ ओपन रिलेशन होता है, खुला रिलेशन। इसी को इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। यह अजैविक एवं जैविक दोनों घटकों से युक्त है, बिल्कुल सही बात है। अजैविक में ये सारे आ गए, अजैविक में ये सब, और जैविक में ये आ गया, ठीक है। लिविंग नॉन लिविंग ये समझिए। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम में स्वयं की अगर प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो फिर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। थल जो है, जमीन जो है, ये फसल को उपजाता है पेड़ पौधे के माध्यम से, उसको फिर जीव जंतु खाते हैं, अपनी उत्पादकता का उपयोग भी यहां पर होता है। यह एक बंद तंत्र। कौन सही नहीं है? तो सी करेक्ट आंसर है। पहले बताया मैंने, यह एक ओपन सिस्टम है, बंद तंत्र नहीं है। बंद कैसे होता? जब एक एक ही डिपेंड रहते, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, और ये साइकिल बन जाता, तो वो बंद कहलाता। ये साइकिल नहीं है, इसका इसके साथ अलग से, अलग से, अलग से, फिर ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये फिर इसके साथ, इसके साथ, सब एक दूसरे के साथ ओपनली जुड़े होते हैं, तब वो एग्जिस्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर 48 का क्या निकला? सी। 48 का करेक्ट आंसर निकला सी। पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? अस्थाई मितव्ययता मतलब कि पारिस्थितिकी ही सब कुछ है, ठीक है। पूरा धन जो है वही है पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम ही है, इन्वायरमेंट ही है। ये किस आंदोलन का था? ये था चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के आसपास, ठीक है, पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन। एपिको जो आंदोलन है, ये पांडुरंग थे, पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में चलाया गया था। ये दक्षिण भारत में, ये चिपको आंदोलन के जैसा ही था, दक्षिण भारत में चलाया गया। और यहां भी क्या होता था कि लोग पेड़ से चिपक जाते थे जब पेड़ को काटने के लिए कोई आता था, ठीक। और नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसकी नेतृत्वकर्ता थी मेधा पाटेकर। ये थी इसकी नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी को बचाने को लेकर इन्होंने आंदोलन किया था। तो इस तरह से 49 का करेक्ट आंसर क्या निकला? बी निकला। 49 का करेक्ट जो आंसर है वो निकल के आया बी। चिपको आंदोलन से संबंधित है, पारिस्थितिकी के बारे में स्टेटमेंट, यह अस्थाई मितव्ययता है। ऊर्जा संकट से क्या समझते हैं? जल विद्युत की कमी, कोई नहीं। कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा का ह्रास, फालतू बात। कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा, यही लगाएंगे हम, ठीक है। करेक्ट आंसर सी, क्योंकि और तो कुछ इसमें दिख नहीं रहा, इससे कोई ऊर्जा संकट का मतलब नहीं है। और जल विद्युत की कमी अगर हो जाएगी उसको ऊर्जा संकट, एक तो जल विद्युत की कोई कमी नहीं हो सकती क्योंकि जल तो रिन्यूएबल में आता है, ठीक है। तो बचा यहाँ कोयला और पेट्रोल, अगर ये समाप्त हो जाए तो फिर हम कहाँ से एनर्जी को प्राप्त कर लेंगे? एनर्जी संकट का और एनर्जी क्राइसिस जो है उसका सीधा संबंध सी होगा। तो करेक्ट आंसर 50 का निकल के आएगा सी। 50 का करेक्ट आंसर निकल के आएगा सी, ठीक है, सी। तो आज के क्लास को यहीं तक हम लोग रखते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तो फिर सेट नंबर 21 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।